नमस्कार। डिबेट के दमदार कार्यक्रम सूर्य विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। संसद भवन में एक राष्ट्र एक चुनाव पर जेपीसी की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर अब जनता की राय भी ली जाएगी, जिसके लिए एक वेबसाइट लॉन्च की जाएगी, जिस पर लोगों की राय ली जाएगी। राय के लिए एक क्यूआर कोड भी बनाया जाएगा, क्योंकि इस पूरे मुद्दे पर पारदर्शिता बेहद जरूरी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विपक्ष वन नेशन वन इलेक्शन पर जेपीसी की सलाह से सहमत होगा, या फिर इस मुद्दे पर फिर भी होगी राजनीति। सूर्य विशेष में चर्चा इसी मुद्दे पर होगी, लेकिन आज की बैठक में किन किन मुद्दों पर हुई चर्चा और क्यों सुर्खियों में रही बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज, देखिए इस रिपोर्ट में। न्यायाधीश हेमंत गुप्ता जी और जम्मू एंड कश्मीर और राजस्थान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एसएन झा साहब और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश डॉक्टर बीएस चौहान जी, जो कि 21st लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी रह चुके हैं, और लीगल लुमिनरी और सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा के मेंबर डॉक्टर अभिषेक मनु सिंह भी, ये सारे जो हैं आज इंटरेक्शन के लिए आएंगे और जो भी क्लैरिफिकेशन होगा मेंबर्स का, उनसे क्लैरिफिकेशन करेंगे। देखिए, जहां तक वेबसाइट के लॉन्च की बात है, वो तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कमेटी का सर्वसम्मति का निर्णय है, सभी का यूनानिमस डिसीजन है कि हमें ट्रांसपेरेंसी रखनी है और सभी स्टेक होल्डर्स को, सभी सेक्टर्स को, सभी अलग अलग क्षेत्र के लोगों को हमें सुनना चाहिए और आम आदमी भी उसमें अपनी ओपिनियन दे सके। यानी की होगी समीक्षा। जनता की राय जानने की शुरुआत 17 मई से महाराष्ट्र देश का वातावरण ऐसा बनेगा कि विपक्ष की मजबूरी हो जाएगी एक राष्ट्र एक चुनाव करवाने के लिए। देश की जनता सवाल पूछेगी कांग्रेस के नेताओं से, विपक्षी दलों से, कि क्यों डरते हैं चुनाव लड़ने से एक साथ, क्यों एक साथ चुनाव नहीं करवाना चाहते। जनता पूछेगी, अगर जनता का समय बचता है, नेताओं को और अधिकारियों को काम करने के लिए ज्यादा समय मिलता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सारा साल नहीं लगा रहेगा बार बार राज्यों में, और देश का पैसा बचेगा, व्यापारियों को भी बार बार चंदा नहीं देना पड़ेगा, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर पैसा खर्च होगा, तो इसका विरोध कांग्रेस और अन्य दल क्यों करते हैं? ये दबाव विपक्ष पर बनकर ही रहेगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की मीटिंग में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज नेशनल हेराल्ड की
बार हुआ है कि डेमोक्रेसी का जो फोर्थ पिलर है, चौथे स्तंभ, यानी मीडिया को लेकर भी भ्रष्टाचार हुआ है। हाल ही में जो चार्जशीट ईडी ने फाइल करी है, ये बहुत ही गंभीर उदाहरण उजागर करती है, जहां पर कांग्रेस की पुरानी एक कार्यशैली और उनकी विचारधारा उभर कर आती है। वो सेवा की आड़ में सार्वजनिक संस्थाओं को अपनी पर्सनल जागीर बढ़ाने का एक औजार बना लेती है। बहुत गंभीर मामला है। 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति कौड़ियों के भाव मात्र 50 लाख रुपए में यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी ने हड़प ली। और ये यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी जो है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट एक ऐसी कंपनी है जिसका स्वामित्व यानी उसकी ओनरशिप 76% जो है वो गांधी परिवार। तो रिपोर्ट देखिए आपने किस प्रकार से जीपीसी की बैठक में एक राष्ट्र एक चुनाव पर फैसले लिए गए, और इसी मुद्दे पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूरा जो खास मेहमानों का पैनल है वो जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी से ममता त्यागी हैं, हमारे साथ कांग्रेस से नीरज गुप्ता हैं, तो वहीं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ सुधीर कुमार सोनी जी हैं। आप तीनों ही खास मेहमानों का बहुत स्वागत है सूर्य समाचार पर। सबसे पहला सवाल नीरज गुप्ता जी आप ही के साथ है मेरा। आज जेपीसी की जो बैठक हुई है उसमें पूर्व न्यायाधीशों की मौजूदगी में ये निर्णय लिया गया कि जो वन नेशन वन इलेक्शन है, इस पर जनता की राय जो है वो हम लेंगे, वो मान्य होगी। तो क्या कांग्रेस पार्टी भी जनता की राय को अब मानेगी? जब फैसला आएगा जनता की जो राय है वो क्या आपके लिए भी मान्य होगी? नीरज जी देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, जनता की राय तो कृषि कानून पर भी ली गई थी, तो उसका क्या हाल निकला? 750 किसान की हत्या के बाद उनको यू टर्न मारना पड़ा, जबकि हमारे माननीय मंत्री जी मोदी जी ये कह रहे थे कि मैं किसी भी तरह यू टर्न नहीं मारूंगा। तो ये जेपीसी तो बनाने का कोई इनका लाभ ही नहीं बनता, क्यों? जेपीसी तो सिर्फ नाम के बनाते हैं, विपक्षी सदस्यों की सुनी नहीं जाती। यही हमने वक्फ बोर्ड पे बोला कि भैया आप विपक्षी सदस्यों की बात सुनिए, आपने विपक्षी सदस्यों को जेपीसी में बनाया, उनकी बात सुनिए, वो कनेक्शन है तो उसकी बात मानिए। ये मानते कहाँ है? तो मजबूरन हमें कोर्ट में करना। अब कोर्ट ने इन पे तलक टिप्पणी की, कई बातों का जो सरकारी वकील और जवाब नहीं दे पाए, उन्होंने एक हफ्ते का समय मांग लिया। ये तो वन राष्ट्र वन निर्माण की, अभी एक वन राष्ट्र वन एजुकेशन की जरूरत है सरकार को, देश को, ना कि इसकी वन राष्ट्र। इलेक्शन तो होते रहेंगे, जाते रहेंगे। आप देखिए जो सरकार 2024 में बनी, उसका कार्यकाल 2029 में होगा। अब कुछ इलेक्शन 2025 में कुछ स्टेटों में, तो उसका कार्यकाल खत्म 2030 में होगा। जबकि एक संविधान में लिखा है 5 साल की सरकार चलती है, तो क्या उनका कार्यकाल घटाया जाएगा? जैसे खरीद फरोख्त की ये नीति बनाते हैं बीजेपी वाले, सरकार तोड़ते हैं, सरकार गिराते हैं, बीच अपनी सरकार बनाते हैं, तो उसका कार्यकाल जब से चालू हुआ है पिछली सरकार से चालू हुआ। देखिए खुद ये कंफ्यूजन करते हैं, मुद्दों से भटकाते हैं। आप देखिए अभी वक्फ बोर्ड का कोई नतीजा आया नहीं, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, अभी पता चलेगा सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या संज्ञान लेता है। आप इन्होंने नई राग छोड़ दी, सिर्फ मुद्दों को भटकाने का काम करते हैं। हम कहते हैं अब राष्ट्र के बारे में सीखिए, शिक्षा के बारे में कीजिए, वन शिक्षा, सबको मेडिकल सुविधा मिले, उसके बारे में ध्यान दीजिए। उसके बारे में सरकार का कोई ध्यान नहीं। आज देखिए देश कहां से कहां पहुंच गया, देश में कर्जा कितना बढ़ गया, उस पर कोई ध्यान नहीं। देखिए किसानों की स्थिति है, उस पर कोई ध्यान नहीं। यही बात इन्होंने इस पे कही थी कृषि कानून पे। हमने देश के लोगों से सलाह ली है, देश के किसानों से सलाह ली है, क्या निकला? आखिर में कृषि कानून वापसी हुए। और मुझे लगता है वक्फ बोर्ड पे भी जिसका सुप्रीम कोर्ट ने तलक टिप्पणी की है सरकार पे, और सरकार उसका जवाब नहीं दे पाई, सरकार ने एक हफ्ते का समय है, मुझे लगता है उससे भी ऐसी बात बने। आप ही की इसी बात का मैं जवाब लेती हूँ ममता त्यागी जी से। ममता जी, नीरज जी का कहना है कि कृषि कानून पर भी जनता की राय ली गई थी लेकिन कुछ हुआ नहीं, तो बीजेपी को कितनी उम्मीदें हैं? जो अब ये निर्णय लिया गया है कि हम जनता की राय लेंगे उसके बाद फैसला लेंगे, तो उससे कितनी उम्मीदें हैं बीजेपी को? ममता जी। बीजेपी को पूरी उम्मीदें हैं कि जनता हमारा साथ देगी, क्योंकि इसको आप गौर से एनालाइज करें तो जनता भी हमारे यहाँ अगर वोट करने जाती है तो पहले पार्षद का चुनाव होता है, फिर एमएलए का चुनाव, फिर एमपी का चुनाव। तो हमारा जो वोटिंग परसेंटेज है वो रिलेटिवली बहुत कम रह जाता है। किसी भी चुनाव में वोटिंग परसेंटेज 60 या 62 या मैक्सिमम 65% से ऊपर नहीं जाता। अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक राष्ट्र एक चुनाव की थ्योरी पर चलेंगे तो हम वोटिंग परसेंटेज को भी बढ़ा पाएंगे, और एक उसका दूसरा बड़ा लाभ भी मिलेगा।
पड़ेगा। जो प्रोफेशनल्स हैं, मतलब जैसे हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी बार बार आग्रह करते हैं कि जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी पॉलिटिक्स में आए, मतलब वो भी यंग लोग पॉलिटिक्स को ज्वाइन करें, उनके लिए भी इजी हो जाएगा, बहुत ही सुगम हो जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन के थ्रू पॉलिटिक्स, एक्टिव पॉलिटिक्स में आना, वो भी देश के सक्रिय राजनीति का हिस्सा बनेंगे। दूसरा, बार बार चुनाव होने से बच्चों की जो पढ़ाई है, क्योंकि स्कूल टीचर बार बार अपॉइंट होते हैं आपकी इलेक्शन ड्यूटी के लिए, उनको भी बेचारों को बार बार जो हर साल में एक बार मिनिमम एक इलेक्शन किसी ना किसी वे में पढ़ ही जाता है, तो वो भी उस पर अच्छा फोकस कर पाएंगे। दूसरा, संसाधनों का सही उपयोग हो पाएगा। उसके आगे भी अगर और एनालाइज किया जाए, कोई भी सरकार एक पॉलिसी बनाती है और उसके लिए एक टाइम फ्रेम लेकर चलती है कि 5 साल में मुझे ये लक्ष्य हासिल करने हैं, और जैसे ही सरकार बदल जाती है, चीजें चेंज हो जाती है, कहीं ना कहीं स्टैग्नेशन आ जाता है, तो वो चीज भी धीरे धीरे इसके माध्यम से कवर हो जाएगी। रही बात नीरज जी की, शायद ये वही पार्टी है जो कभी वन नेशन एक देश दो संविधान और दो निशान को मानती थी और उसको फॉलो करती थी, उसका कभी अपोज नहीं करती थी। उन्हें देख के कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि एकता वर्ड या एक वर्ड से इन्हें थोड़ा सा शायद गुरेज है, क्योंकि जहां भी बात आती है देश को एक साथ जोड़ने की, तो ये तोड़ने की बातें करते हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी रंग के नाम पर। तो इनके लिए तो हर एक चीज टूटनी चाहिए, क्योंकि टूटेगी तो इनकी राजनीति आगे बढ़ेगी। ठीक है, सुधीर जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले नीरज जी आपसे मैं जवाब ले लेती हूँ ममता जी की बात का। ममता जी ने जो तर्क दिया है उससे आप कितने सहमत है? और जैसा कि ममता जी ने कहा कि पहले भी 1952 में, 57 में, 62 में, 67 में ऐसा नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन नहीं रहा हो, पहले भी रहा है, लेकिन हालांकि परंपरा पहले कायम नहीं रह पाई, अब वापस उसको लाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, आप परंपरा काम कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जेपीसी में जो विपक्ष के मेंबर है, या सबकी सुनी जाए या सिर्फ आप अपने चलाएंगे? सिर्फ आपको सिर्फ जनता ने सरकार दे दी, सरकार बना दी, तो आप अपनी उस पर थोपेंगे? ऐसे वक्फ बोर्ड थोप के, वक्फ बोर्ड में भी कहते थे सबसे सलाह ली गई, क्या निकला? कोर्ट ने तलक टिप्पणी की, और आपके जो एमपी है वो कोर्ट को ही नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को ही मानते। निशिकांत दुबे, देखिए क्या भयानक है, सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चन चिन्ह लगा रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं आप? संवैधानिक सत्ता को गला घोट रहे हैं, आप उनको क्यों नहीं बाहर निकालते? इसी बात पे राहुल गांधी जी की एमपी की सदस्यता रद्द कर दी थी आप लोगों ने। आप बताइए निशिकांत दुबे पे क्या कार्रवाई करेंगी? आप तो किसी को मानते ही नहीं, आप तो सिर्फ सत्ता को मानते हैं कि हमारी सरकार है, हमारी सरकार ने जो कर दिया। अगर आपने कोई कानून बनाया है, कानून का विश्लेषण कौन करेगा? उसको कानून को कौन लागू कराएगा? वो सुप्रीम कोर्ट कराएगा। लेकिन आपके एमपी तो सुप्रीम कोर्ट को ही चुनौती दे रहे हैं कि आपने जो दंगे कराए हैं, वक्फ बोर्ड पे जो दंगा हो रहा है, धार्मिक दंगा, तो सुप्रीम कोर्ट की देना है। आज तक आपने इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया। आप कोई कानून बनाइए, विपक्ष को सदस्यों बताइए, उनकी सुनिए, आप उनकी सुनते ही नहीं कुछ। और सुप्रीम कोर्ट ने मानने ने तकलीफ दी, क्या हिंदू बोर्ड में आप मुस्लिम मेंबर बनाएंगे? इस पे आपकी सरकार अब तक कोई जवाब नहीं दे पाई। यही हमारा तर्क था, जब आप मुस्लिम बोर्डों में हिंदू को जगह दे सकते हैं, तो हिंदू बोर्ड में मुस्लिम को जगह नहीं दे सकते। सारा राड़ा इसी बात क्या? हमने वक्फ बोर्ड को ये नहीं कहा, जो वक्फ बोर्ड में आपने सुधार किए हैं वो विपक्ष के रिसर्च करके जो विपक्ष ने सुधार दिए थे, आपने उसके कोई सुधार को नहीं माना। शायद सुधार को मानते तो हम वक्फ बोर्ड के साथ होते, उससे मुसलमानों को भी भला होता, हिंदुओं को भला होता। आज आप तो मुसलमानों की भला होगे, हिंदुओं में गरीब नहीं है। देखिए, आप कोई कानून बनाते हैं सिर्फ जनता पे थोपते हैं, सिर्फ वो डिक्टेटरशिप होती है। सिर्फ आप ये सोचते हैं कि हमारी सरकार बन गई, जनता ने हमें मैंडेट दिया तो हमने जो करते हैं वो ठीक है। ये तो शुक्र अभी वन नेशन वन इलेक्शन बना रहे हैं, हो सकता है कल आपको इसको ही खत्म कर दें। आप कल देश से इलेक्शन ही खत्म कर दें, आप कह दीजिए हमारी सरकार है, हमारी सरकार हमेशा रहेगी। कुछ देशों में ऐसा सिस्टम है, आप भी वोट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन आप जनता से राय कहाँ लेती हैं? अगर जनता आपके खिलाफ जाए, सड़कों पर जाए, तो आप कहते हैं विपक्ष आपका साथ नहीं दे रहा। ऐसे कृषि कानून में आपने क्या कहा था? सब कुछ एनालिसिस किए थे, कानून विशेषज्ञों को बैठाया था, क्या निकला? आखिर में आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला कि हाँ भाई ये भूल है, हम इसको वापसी लेते हैं। क्यों? आपने क्यों वापसी लिया? अगर जनता के लाभ देखे, क्यों नहीं समझा पाए? ऐसे वक्फ बोर्ड का आपका मसला है, देश में जो धार्मिक दंगा फैला हुआ है, देश में ये टूट फूट हो रही है, किसकी देन है? आप एक मुद्दे को रुकते नहीं, एक मुद्दा रुकते नहीं, दूसरा मुद्दा चालू करते हैं। आप वन नेशन वन इलेक्शन लेके बैठ गए। अरे एक ठीक है, ममता जी से इस बात का जवाब मैं लूंगी, लेकिन सुधीर कुमार सोनी जी आपके पास आते हुए, जिस तरीके से जेपीसी की बैठक में निर्णय लिया गया कि अब जनता की राय ली जाएगी, आपको क्या लगता है कि जनता की राय जो भी होगी उसके बाद क्या इस मुद्दे पर विपक्षी एकता बन पाएगी आखिर में? साक्षी जी बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर आए हैं, मुझे पैच करने के लिए बहुत धन्यवाद। देखिए, सरकार कोई भी अगर चुनाव के लिए लेकर सुधार हो या किसी अन्य तरह का सुधार हो लेके आती है, तो उसको देखने के दो नजरिए होते हैं।
ये कोई ऐसा नहीं कि कोई पहली बार वन नेशन 1967 से पहले अगर आप देखेंगे 57 में 62 में 1967 में एक चुनाव होते रहे इस देश में, लेकिन जब 68 और 69 के अंदर में जब लोकसभा डिजोल्व हुई उसके बाद से ये देखा गया कि वन नेशन वन इलेक्शन प्रैक्टिकल संभव नहीं है। हालांकि इसके पीछे उद्देश्य अच्छा हो सकता है कि भाई आपका जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो नहीं लगेगा, स्टेट्स में जो स्पीड है विकास की वो ज्यादा होगी, और दूसरी बात जो अभी पार्टी जो पक्ष है वो ये क्लेम कर रहा है कि इसके ऊपर में देश का पैसा बचेगा, लेकिन मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी पार्टी ने या सरकार ने कोई इस तरह का स्टडी नहीं कराया है जिससे ये पता लगे कि हमारा कितना पैसा खर्च हो रहा है और कितना पैसा बचेगा। तो ये जितनी बातें हो रही हैं ये सब हवा हवाई है। चुनाव का सुधार, ये चुनाव का जो बात हो रही है, जो अभी बात कर रही है पार्टी सरकार में जो है, ये नारा ज्यादा लग रहा है बजाय कि चुनाव सुधार के। आप देखिएगा कि 1951 का जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन एक्ट, वो कहाँ रहेगा? जो पार्टियां स्टेट में, जो स्टेट की जो रीजनल पार्टीज हैं वो मार्जिनाइज हो जाएंगी, वो कहाँ जाएंगी? हाँ। तो ये बिल्कुल एक तरह से इसको कहा जाए इम्प्रैक्टिकल है। रेफरेंडम जरूर कराना चाहिए, लेकिन इतनी जल्दी से कि बिल्कुल आपने पिछले साल आपने एक 5 दिवसीय विशेष एक सेशन बुलाया पार्लियामेंट में, रात में आपने सब कर दिया। तो ये जो रेफरेंडम कह रहे हैं जिसको लोगों की एक लेने का एक बना रहे हैं विचार, तो वो पहले लेना चाहिए। किसी भी विचार को इम्प्लीमेंट करने से पहले लोगों का मैंडेट आपको पहले लेना चाहिए। जब आपने सरकार ने ये तय कर लिया है कि वन नेशन वन इलेक्शन लाना ही है, तो उसके लिए फिर रेफरेंडम का कोई मायने नहीं रहता। रेफरेंडम आपको पहले कराना चाहिए। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी सरकार ने क्या इस तरह का कोई रिसर्च की है या इस तरह का की है जिससे ये पता लगे कि सरकार के पास में, हाँ ये बात ठीक है, एक चुनाव एक वन नेशन में होने के साथ करोड़ों रुपए का हो सकता है वो बने। और प्रोग्रेस जो तरक्की की बात है, जैसे हर स्टेट में जब कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है तो सारे विकास के कार्य रुक जाते हैं, सारी फाइनेंशियल सैंक्शन रुक जाती हैं, सारे प्रोजेक्ट रुक जाते हैं। तो वो गति के दिशा के हिसाब से विचार बहुत अच्छा है, लेकिन विचार को ईमानदारी से लागू किया जाए ये एक निश्चित करने की बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं मैडम कि जो अगर हम हंग असेंबली आ गई, मान लीजिए आपने वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन करा दिया, अगर इलेक्शन अगर असेंबली आ गई तो उसमें तो आपने कुछ भी इस तरह का प्रोविजन बनाया ही नहीं। उस केस में आप क्या करेंगे? प्री मैच्योर डिजुलेशन आर्टिकल 356 में केंद्र के पास ये अख्तियार है कि वो किसी सरकार को अगर उनके मन के मुताबिक सरकार में काम नहीं आ रहा या कानूनी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हो गई और सरकार को डिसमिस करना पड़ा किसी कारण से आर्टिकल 356 में, उस समय क्या होगा? तो यही कुछ बिंदु है सुधीर जी, यही कुछ बिंदु है जिन पर प्रोविजन किस तरीके से होगा ये देखने वाली बात है। ममता जी, विपक्ष का तर्क है कि भारत जैसे विशाल राज्य में वन नेशन वन इलेक्शन मुमकिन नहीं है, क्योंकि अलग अलग राज्य हैं और हर राज्य की अपनी चुनौतियां हैं और अपने मुद्दे होते हैं। और हम ये नहीं भूल सकते कि भारत जैसे राज्य में बड़े दलों के साथ साथ क्षेत्रीय दल भी हैं जिनकी अपना एक अस्तित्व है, उनको एक डर भी है। देखिए, अंत में जनता की राय के बाद अंत में तो इसको संसद में ही पारित करना होगा, तो क्षेत्रीय दलों को एक साथ कैसे ला पाएंगे, उनका डर कैसे खत्म कर पाएंगे? ममता जी। साक्षी जी, अभी कभी आपने दिल्ली में भी चुनाव देखे हैं, अगर 6 महीने के अंतर पे भी अगर चुनाव होते हैं, जो देश का चुनाव होता है, संसद का चुनाव होता है, और जब यहाँ स्टेट की बात आती है तो बेशक चाहे अंतर 3 महीने का हो, लेकिन जनता अपना एक माइंड मेकअप कर चुकी होती है। वो क्षेत्र की राजनीति में क्षेत्रीय मुद्दों पर जाती है, लोकल मुद्दों पर जाती है, और जब देश की संसद का चुनाव होता है तो उसके अकॉर्डिंग ही अपने निर्णय लेती है। तो ऐसा नहीं है कि क्षेत्रीय दलों को कोई से कहीं तक भी कोई डरने की आवश्यकता है। रही बात 2029 तक हम ये सोच रहे हैं, क्योंकि ये एक दिन में पॉसिबल नहीं है, इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम, इसे बहुत टाइम लगेगा चीजों को समराइज करने में और मेटिकुलसली स्टेप बाय स्टेप प्लान करने में। ये एक दिन में होने वाली चीज नहीं है। अभी तो लोगों से राय पूछी जा रही है, उनसे डिस्कस किया जा रहा है और उसके बाद आगे बढ़ पाएंगे। दूसरी बात, नीरज गुप्ता जी लगातार इधर उधर की बातें कर रहे थे। मेरा अनुसार तो अभी जो माननीय राहुल गांधी जी ने बोस्टन में बोला, सोचिए इलेक्शन कमीशन की पूरी प्रक्रिया पर भी प्रश्न लगा दिया, तो उन्हें तो अपने देश की गरिमा का ही ध्यान नहीं है, उन्हें अपने ही उस पर स्टेटमेंट पर इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भी ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जो घर होता है ना, आप
कभी सोचते हैं घर घर के 5 लोगों की अगर आपस में झगड़ा भी होता है तो एक निश्चित बात होती है, तय होता है कि हम ये बात बाहर जाकर नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक देश, एक घर की इंटीग्रिटी बनाए रखनी है, उसका एक सम्मान बनाए रखना है। तो कांग्रेस पार्टी और इनके आला कमानों का हाल अब देश के लिए नहीं, अपने पर्सनल पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए ये लगातार राजनीति कर रहे हैं। दूसरी बात, वन नेशन वन इलेक्शन पर अगर मैं वापस आऊं तो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हमें सामने रखने होंगे। अभी सुधीर जी जैसे बात कर रहे थे, मैं सुधीर जी से भी कहना चाहूंगी, अगर हमारा मतदान प्रतिशत बढ़ा तो वो अपने आप में भी बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा, लोगों को पता होगा कि हाँ एक बार ही वोट देना है और डिसाइड करना है किस लेवल पे हमें किसको चुनना है। ये अपने आप में बड़ी बात होगी। दूसरा, अगर हमारे यंग लोग जो प्रोफेशनल्स हैं वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आए, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। रही बात खर्चे की, खर्चा आप खुद भी देख लीजिए। एक बार के अभी जो एक असेसमेंट लगाया गया है कि अगर हम इस चीज को एक साथ कंबाइन करते हैं तो शायद हमारा 1 लाख करोड़ रुपया अगर सारी चीजों को लिया जाएगा तो खर्च होगा। लेकिन जो बार बार इलेक्शंस हो रहे हैं, जो खर्चा होता है, आपको ईवीएम को वहां लेके जाना, लेके आना, पूरा सिक्योरिटी सेंट्रल फोर्सेस को वहां अपॉइंट करना, और बहुत सारी जगह तो इन इलेक्शंस के चक्कर में कितनी बार हिंसा हुई है, बंगाल आपके सामने ताजा उदाहरण है। तो इन सारी चीजों को अगर एक साथ रेस्पेक्ट किया जाए तो मेरा मानना ये है जनता के सामने बात करने में, रखने में कोई हर्ज नहीं है और ओपन माइंडेड डिस्कस होना चाहिए। जवाब दीजिए नीरज जी। देखिए, आप जनता के सामने रखिए, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तो बताइए कितना खर्चा बचेगा। आप इलेक्शन में कितना खर्चा हो रहा है, तब कितना होगा। आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था काला धन लाएंगे, इतने लाख करोड़ का काला धन है, आज तक वो तो लेके नहीं आए। ये फिर शुरू हो गए, ये बात तो टॉपिक को इधर उधर क्यों ले जाते हैं? नहीं, आप पीछे मत बोलिए। रही राहुल गांधी जी की, राहुल गांधी जी राष्ट्रीय नेता है, राहुल गांधी जी को आप पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते, जब बोलते हैं उनका माइक इसलिए वो विदेश में जाके बोलते हैं। अरे भाई, वहां पे हमारे हिंदुस्तानी भाई रह रहे हैं, वहां भी हमारे हिंदुस्तान भाई रह रहे हैं। आज हिंदुस्तान भाइयों को देश की गरिमा का कोई याद नहीं रहता उनको। देश में क्या हो रहा है, मैंने उनको चुप कराइए, बीच देखिए। ममता जी, मैं आती हूँ आपके पास, बोलिए नीरज जी। आप अपने राहुल गांधी पे तर्क करते हैं, राहुल गांधी की सदस्यता ले लेती, निशिकांत दुबे पे क्यों नहीं बोलती, जो सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं? बताइए क्यों नहीं उनकी, बताइए त्याग पत्र कब देंगे या उनकी सदस्यता कब रखेंगे? राहुल गांधी की सदस्यता तो मिनट में ले ली थी आपने, 15 दिन के अंदर बंगला भी खाली करा लिया था, उस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, आप कानून को मानने वाले नहीं लोग हैं, आप सिर्फ अपनी सत्ता देखते हैं। जब आपने मन बना ही लिया वन इलेक्शन तो जेपीसी का मतलब क्या है? क्योंकि बहुमत आपके पास है, आप इसे लागू कर सकते हैं। ये ड्रामा प्रोटोकॉल किस लिए, ड्रामा किस लिए, लोगों से पूछेंगे किस लिए, आखिर में आपने करना ही है तो कर लीजिए। आपको देश की जनता बता देगी आप क्या करने वाले हैं, क्योंकि बहुमत आपके पास। इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र को खत्म करने वाली पार्टी देश की चुनी हुई स्टेट गवर्नमेंट को 100 से ज्यादा बार गिराने वाली प्रवक्ता आज कह रहे हैं। आप बताइए जेपीसी बनाने का मतलब क्या है? देश की चुनी हुई सरकार को गिरवाने वाली हमने पूरे 10 साल में एक भी कहीं के स्टेट गवर्नमेंट को हटाया हो तो बता दीजिएगा, या उसे गिराया हो। लगातार लोकतंत्र की हत्या करने वाली पार्टी की सारी चीजें बोल रही है। जवाब दीजिए पहले, बोलिए नीरज जी। देखिए, मैं चाहता हूँ अगर आप कोई भी राय मुझसे साक्षी जी एक एक करके बोलिए, या तो बच्चों बिठा के राय, नीरज जी अपनी बात जरा खत्म करिए कुछ सेकंड्स में। जी बोलिए नीरज जी बोलिए। मैं कहना चाहूंगा, अगर आप सच्ची में विपक्षी मानते हैं, अगर जेपीसी बनाते हैं तो जेपीसी का मतलब है विपक्ष के सदस्यों को सुना जाना चाहिए। हाँ। जो देश हित में है विपक्ष उसके साथ रहेगा। आपने तो नैरेटिव सेट कर दिया, विपक्ष हमारी सुनता ही नहीं। अरे विपक्ष क्या सुनेगा जब विपक्ष ही नहीं सुनते आप? जेपीसी में नाम मात्र के लिए बिठाते हैं, सदस्यों को सुना नहीं देते। एक नहीं, सभी सदस्यों ने कहा, तो सिर्फ आपके जो जेपीसी में अध्यक्ष हैं वही सच बोल रहे थे, बाकी सब नेता झूठ बोल रहे थे। बातों के लिए नीरज जी इनसे पूछे। साक्षी जी देश हित की बात कह रही हूँ, धारा 370 पे बधाई देना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी को? प्लीज दीजिए, मुझे खुशी होगी। आप देश हित की बात करते हैं ना, एक बार कह दीजिए आप मोदी सरकार ने बहुत अच्छा किया देश की ट्रिलियन इकोनॉमी चेंज हो जाने के लिए। देश को बधाई दीजिए, भाजपा को बधाई दीजिए। देश की सबसे बड़ी तेजी से अर्थव्यवस्था बनने के लिए देश को बधाई दीजिए, पार्टी को बधाई दीजिए। हम मान जाएंगे आपको कि आप देश हित की बात करते हैं। आप देश हित की बात नहीं कर रहे हैं, आप पर्सनल बेनिफिट की बात कर रहे हैं। आप वही लोग हैं जो लोकतंत्र की हत्या करते हैं, इमरजेंसी लगाकर 100 से ज्यादा बार स्टेट और गवर्नमेंट गिराकर। इसलिए कृपया अपनी कथनी और करनी का अंतर को समझिए नीरज जी। देश की आजादी में आपका कोई योगदान नहीं था। देश के क्या वही लोग हैं? बीजेपी का मतलब ये है कि बहुत कुछ बेच कर जाएंगे, आप सब कुछ बेच कर जाओगे। वक्त की कमी है, माफी के साथ मैं रोक रही हूँ। आप तीनों ही खास मेहमानों का बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालने के लिए और सूर्य समाचार के साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। नीरज गुप्ता जी, सुधीर कुमार सोनी जी और ममता त्यागी जी, आप तीनों का बहुत धन्यवाद।
तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जेपीसी की बैठक में निर्णय लिया गया है कि अब जनता की राय ली जाएगी और उसके बाद जो जेपीसी की बैठक है, जेपीसी के जो तमाम मेंबर्स है वो आगे क्या निर्णय लेते हैं वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल सूर्या विशेष में इतना ही। आप देखते रहें सूर्या समाचार।